हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया अनवील्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मुझे उम्मीद है कि आप सबने धुरंधर फिल्म तो ज़रूर देखी होगी, और अगर नहीं देखा होगा तो इंस्टाग्राम में रील्स तो ज़रूर देखी होंगी रहमान डकैत के नाम की। तो आखिर था कौन ये रहमान डकैत, और इसकी कहानी क्या है? कैसे शुरू हुआ था ये सब? लियारी क्या था? और रहमान बलूच या रहमान डकैत? चलिए सुनते हैं। रहमान डकैत, जिसका असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच था, पाकिस्तान के कराची के लियारी इलाके में एक कुख्यात गैंगस्टर था जिसने 2000 के दशक में अपने गिरोह के जरिए लियारी में अपना तानाशाह बनाया। उसके परिवार का अपराधी इतिहास था, जिसमें उसके पिता दाद मोहम्मद और चाचा शेरू ने 1960 के दशक से हेरोइन तस्करी में हाथ आजमाया था। उसने शुरुआती जिंदगी में ही अपराध के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया था, और 13 साल की उम्र में उसने पहली हत्या की थी। एक अफवाह के अनुसार उसने 19 साल की उम्र में अपनी मां खदीजा बीबी का कत्ल कर दिया था, जिसके लिए उसे शैतान का नाम दिया गया। रहमान डकैत ने 1990 के दशक में हाजी लालू के गिरोह को अपने नियंत्रण में ले लिया। जब लालू की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद उसने लियारी में ड्रग तस्करी, जबरन उगाही, रंगदारी और गैंग वॉर के जरिए अपनी शक्ति बढ़ाई। और हाजी लालू उसके मामा थे। उसके गैंग ने 2000 के दशक में अन्य गैंगों के साथ भयंकर टकराव किए, जिसमें दुश्मनों के सिर काटकर उन्हें फुटबॉल जैसे खेलने की अफवाहें भी फैली। रहमान डकैत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ नेताओं ने अपना मतदाता संरक्षक बनाया, जिससे उन्हें ड्रग्स, हथियार और रंगदारी के धंधे में खुली छूट मिली। 2009 में उसकी पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई, जिसके बाद उसके भाई उजैर बलोच ने गैंग संभाला। लियारी का जन्मभूमि, रहमान का बचपन और अंधेरे की नींव। लियारी कराची का सबसे पुराना, सबसे भीड़ भाड़ और सबसे संघर्षपूर्ण इलाका। 1800s के आखिरी दिनों में जब कराची ब्रिटिश इंडिया का एक तेजी से बढ़ता पोर्ट बन रहा था, तब लियारी को लेबर और माइग्रेंट्स का घर माना जाता था। 20th सेंचुरी के बीच 1950s 1970s तक ये इलाका क्राइम, ड्रग्स, स्मगलिंग और पॉलिटिकल नेग्लेक्ट का एपिसेंटर बन चुका था। इसी जमीन पर, इसी वजह से एक ऐसी कहानी पैदा हुई जिसके साए आज भी पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में मंडराते हैं। रहमान डकैत का जन्म 5 अक्टूबर 1974 को कराची के इस लियारी टाउन में हुआ। उसका असली नाम था अब्दुल रहमान बलूच। डकैत या डकात का नाम उससे बाद में मिला, जब एरिया के लोग और पुलिस उसे एक अलग तरह के इंसान की तरह देखने लगे। रहमान एक बलोच परिवार में पैदा हुआ था, जहां पैसे की तंगी और रोजमर्रा की लड़ाइयां आम बात थी। उसके पिता के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन यह पक्का है कि उसके मामा हाजी लालू लियारी के एक मशहूर गैंग के सरदार थे। उन्हीं के आसपास रहमान ने पहली बार जुर्म की दुनिया का दर्शन किया। 1980s में कराची में हालात और भी बिगड़ रहे थे। पॉलिटिकल हिंसा, नशा और एरिया की लड़ाई हर दूसरे दिन होती थी। इसी बीच रहमान बड़ा हो रहा था, और उसका बचपन इन्हीं चीजों को देखते बीतते। स्कूल जाना कभी होता था, कभी नहीं। कई सोर्सेस के मुताबिक उसने पढ़ाई पूरी नहीं की और कुछ सालों में ही वो लियारी की गलियों में एक पहचाना हुआ चेहरा बन गया। छोटी उम्र में ही उसने स्ट्रीट फाइट्स, छोटी मोटी चोरी और लोकल गैंग के छोटे काम करना शुरू कर दिया था। 1991-92 के आसपास जब रहमान लगभग 16-17 साल का था, तब लियारी में जगह जगह लड़ाई और गोलीबारी आम बात थी। इस दौरान पहली बार उसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में आया, एक छुरे से हमले के केस में। पाकिस्तान के कुछ स्रोतों के मुताबिक रहमान ने बहुत छोटी उम्र में ही हिंसा की राह पकड़ ली थी, और यही उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ बन गया। उस वक्त लियारी में जीना आसान नहीं था। यहां आदमी या तो दबा दिया जाता था, या फिर खुद सख्त होकर सामने आता था। रहमान ने दूसरा रास्ता चुना, और उस दिन से वो धीरे धीरे जुर्म के और करीब चलता गया। 1990s के बीच रहमान धीरे धीरे नशा और हथियारों के धंधे के आसपास घूमने लगा। लियारी की उन तंग गंदी गलियों में जहां रात को हवा भी अजीब सा डर लेकर चलती थी। रहमान एक जवान लड़का था जो समझ रहा था कि ताकत का नशा कैसा होता है। कराची में उस वक्त हीरोइन का धंधा बहुत तेज था। 1980s के आखिरी सालों से लेकर 2000 तक अफगानिस्तान से माल आता, पाकिस्तान से गुजरता और फिर समंदर के रास्ते आगे जाता। लियारी इस पूरी लाइन का एक बहुत बड़ा अड्डा था। रहमान को समझ आ गया था कि अगर कोई इंसान इस दुनिया में एक बार पैर रख दे,
तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वक्त एक और चीज हुई। लोग उसका असली सरनेम लालू भूलकर उसे डकैत बुलाने लगे, पुलिस वाले भी और एरिया के लोग भी, क्योंकि अब वो उन्हीं आंखों में खतरनाक आदमी बन गया था। धीरे धीरे ये नाम ही उसकी पहचान बन गई। रहमान का बचपन कभी नॉर्मल नहीं था। ना सुरक्षा, ना आराम, ना कोई साफ रास्ता। गलियों में लड़ाई, लोगों की मतलबी सोच, रातों में गोली की आवाज, और ये हर घर की परेशानी थी। ये सब एक बच्चे को तोड़ भी सकता था, या फिर उसे कठोर भी बना सकता था। रहमान इसी माहौल में पला बढ़ा। ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी की दिशा उसके पैदा होते ही तय की गई हो, और अब वो उसी रास्ते पर आगे जा रहा था, जुर्म की उन अंधेरी गहराइयों में जहां से लौटना बहुत मुश्किल था। पहला खून, जो बचपन ने जुर्म का रास्ता पकड़ लिया। लियारी के बीच रहमान की जवानी एक अजीब सी बेचैनी के साथ बढ़ रही थी। घर की हालत, रोज के झगड़े और गली के कोने कोने में फैली हिंसा ने उसके अंदर एक गुस्सा पैदा कर दिया था। उस उम्र में जब आम बच्चे स्कूल के टेस्ट, गेम या दोस्तों की बातों में उलझते रहते थे, रहमान दिन भर ऐसे लोगों के बीच रहता जो सिर्फ एक ही चीज समझते थे, ताकत। और ताकत के बिना लियारी में कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता। एक दिन एक छोटा सा लफड़ा शुरू हुआ। बस एक नजर से स्टार्ट होने वाला झगड़ा, जिसमें दो तरफ के जवान अपनी ईगो बचाने में लगे थे। रहमान पहले चुप था, पर बीच में किसी ने उसकी मां के बारे में कुछ कह दिया। वहीं से उसका गुस्सा फ्यूज की तरह जल उठा। गली में खड़ी भीड़ कहते हैं कि रहमान का रिएक्शन इंस्टेंट नहीं था, बल्कि वो पल जिसमें उसने पहली बार अपने अंदर एक अजीब सा क्लिक महसूस किया। जैसे कोई पुराना दर्द, पुराना गुस्सा एक ही सेकंड में किसी और रूप में बदल गया हो। जब लड़ाई बढ़ी, रहमान ने पहली बार किसी को खून बहाते देखा। दूसरों के लिए यह बस एक वायलेंट स्ट्रीट फाइट थी, लेकिन रहमान के लिए यह पल इररिवर्सिबल था। उसको पहली बार समझ आया कि हिंसा सिर्फ किसी और की लाइफ नहीं बदलती, अपनी भी पलट देती है। डर, शौक और कंट्रोल, तीनों चीजें उसके अंदर एक साथ खुल गई। उसने पहली बार महसूस किया कि मैं कुछ कर सकता हूं और लोग डर सकते हैं। इंसिडेंट खत्म होने के बाद घर वापस आते हुए उसका दिमाग खाली था, पर दिल बहुत भारी। कुछ लोग कहते हैं कि उसने उस रात बहुत देर तक नींद नहीं ली। घर की अंधेरी दीवार, खामोशी और सिर्फ एक सवाल, क्या अब मैं पीछे जा सकता हूं? लियारी जैसे माहौल में कोई इंसिडेंट कभी अकेला नहीं होता। उस पल के बाद लोग उसे अलग नजर से देखने लगे, जैसे वो एक बच्चा नहीं, बल्कि एक लड़का हो गया जिसे लड़ना आता है। और फिर धीरे धीरे ये बात लियारी के उन लोगों तक पहुंची जिनके लिए हिंसा एक स्किल होती थी। उनके लिए रहमान कोई क्रिमिनल नहीं था, वो एक पोटेंशियल था। किसी को इंटिमिडेट करना, कोई मैसेज पहुंचाना, किसी दुश्मन को डरा देना, ऐसी छोटी छोटी जिम्मेदारियां उसके पास आने लगी। रहमान शुरू में झिझकता था, पर फिर एक अजीब सी एक्सेप्टेंस उस पर छा गई। जैसे उसने तय कर लिया हो कि अगर दुनिया उसे इस रूप में देखना चाहती है तो वो तैयार है। पहला खून कभी एक इंसिडेंट नहीं होता, वो एक सीड होती है, जहां से आदमी या तो टूट जाता है या फिर एक नया रूप ले लेता है। रहमान ने वो रूप चुना जिससे लियारी की गलियां सबसे ज्यादा समझती हैं, हिम्मत, हिंसा और खौफ। और ये वही मोमेंट था जहां से उसका रास्ता सीधे अंडरवर्ल्ड की तरफ मुड़ गया, बिना किसी यू टर्न के। छोटे अपराधी से लियारी के डॉन तक, रहमान का पहला खून और गलियों का एक्सपोजर उसके लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। 1992 1992 के बाद, जब वो 18 के आसपास का था, लियारी के गैंग्स और नशा और स्मगलिंग जाल में उसकी पहचान धीरे धीरे होने लगी। शुरू शुरू में वो छोटे मोटे काम करता, गलियों में पैसा वसूल करता, छोटी चोरियां और नशा बेचने जैसा काम। लेकिन लियारी जैसे जगह में ये छोटे काम भी एक तरह की ट्रेनिंग होती थी। हर रास्ते, हर मुकाबला, हर छोटी लड़ाई एक सबक था। जो लोग सीखते वही आगे बढ़ते। 1994-95 1994-95 के दौरान रहमान की समझ और चालाकी ने उसकी पहचान एक मुश्किल करने वाले के रूप में कर दी। अगर गैंग के अंदर झगड़ा या तनाव होता, लोग पहले रहमान के पास आते। उसने धीरे धीरे समझ लिया कि ताकत सिर्फ हथियार और गुस्सा दिखाने से नहीं मिलती, लोगों का डर और इज्जत ज्यादा काम करता है। लियारी की गलियों में उसकी चालाकी और सूझबूझ नोटिस की गई। जो पहले छोटा लड़का था, वो अब धीरे धीरे एक उभरते चेहरे में बदल रहा था। 1996 तक रहमान के साथ उसके अपने लोग भी हो गए, कुछ वफादार जवान जो उसके साथ काम करते और उसके तरीके फॉलो करते। लियारी के गैंग वॉर्स भी खतरनाक हो गए थे। राजनीति और लोकल माफियाज के जाल में फंस कर रहना अब सिर्फ जीना नहीं था, बल्कि अपनी जगह बनानी भी जरूरी हो गई थी। रहमान ने धीरे धीरे एक सिस्टम समझा, सूझबूझ से साजिश करना,
दुश्मन को समझना और जरूरत पर हिंसा का इस्तेमाल करना। इस अप्रोच ने उसको दुश्मनों के नजदीक एक इज्जत और डर का कॉम्बिनेशन दिया। 1997-98 में लियारी में गैंग्स की लड़ाई पीक पर थी। रहमान के दुश्मन भी स्ट्रांग हो गए थे, लेकिन उसकी चालाकी और कठोर सोच ने उसे उनके ऊपर उठने का मौका दिया। सोर्सेस के मुताबिक उसने अपनी टीम को ऑर्गेनाइज किया, गलियों और टेरिटरी को समझा और स्मगलिंग और पैसा वसूल करने का जाल फैलाया। छोटा लड़का जो पहले सिर्फ गलियों में लड़ता था, अब एक पूरे नेटवर्क का मरकज बन गया था, और लियारी के छोटे गैंग्स अब उसके अंडर काम करते थे। 2000 के आसपास रहमान की पहचान लियारी के अंडरवर्ल्ड में मुकम्मल हो गई। उसका नाम अब सिर्फ मोहल्ले में नहीं, बल्कि शहर के अंडरवर्ल्ड के लिए भी एक वार्निंग बन गया था। पहले जो छोटा लड़का था अब लियारी का डॉन बन चुका था। उसकी हिंसा और चालाकी ने स्टैब्लिश कर दिया कि यह लड़का सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक लीडर और डर का सिंबल बन गया है। लियारी की गलियां अब उसके नाम के साये में चलती थी, और हर कोई जानता था कि रहमान का डर और ताकत किसी से कम नहीं। डर का राज। रहमान की हिंसा, ब्रुटैलिटी और लियारी की खौफनाक रातें। लियारी की गलियों में 1990s के बीच का राज अब डर और हिंसा का बन चुका था। दिन के समय मोहल्ला शोर शराबे से भरा होता, लेकिन रात का माहौल अलग था। एक खामोशी जो सिर्फ गन शॉट्स और छुरी की आवाजों से टूटती। रहमान अब एक ऐसा इंसान बन गया था जिसे बचपन और जवानी के एक्सपीरियंसेस ने शेप दिया था, और उसने समझ लिया था कि हिंसा सिर्फ एक टूल नहीं, एक जिंदगी का तरीका है। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और थोड़ी सी चालाकी थी, जो बता देता था कि जो भी उसके सामने आएगा उसे अनजाने खौफ का सामना करना पड़ेगा। उसकी हिंसा शुरू में एकदम रॉ और जज्बाती थी। एक झगड़े, एक छोटा सा इंसल्ट और उसका रिएक्शन तुरंत। लेकिन धीरे धीरे रहमान ने समझ लिया कि हिंसा सिर्फ गुस्सा दिखाने का जरिया नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। लोग कहते हैं कि उसने छोटी छोटी लड़ाइयां और कॉन्फ्लिक्ट्स को भी एक तरह से प्लान करना शुरू कर दिया। कभी दुश्मन को गली में बेइज्जत किया जाता, कभी पब्लिक जगह पर दिखावा किया जाता कि लियारी में अब सब कुछ उसके हाथ में है। ये सिर्फ हिंसा नहीं, एक तरह का मनोबल और साइकोलॉजिकल खेल था, और रहमान इस खेल का उस्ताद बन गया। 1997 से 2000 के बीच, 1997 से 2000 के बीच, रहमान की बदनाम शनाख्त और भी फैल गई। लोग कहते हैं कि उसके दुश्मन उसकी छोटी उम्र और जज्बाती तर्ज को हल्का समझते थे, और यह गलती उनके लिए फेटल साबित हुई। लियारी के लोगों ने देखा कि उसके आने के बाद गलियों में एक नया बैलेंस सेट हो गया। जहां पहले सिर्फ अनार्की और डर था, अब एक डिसिप्लिन्ड और कैलकुलेटेड डर था। रहमान का हर एक्शन सूझबूझ से किया जाता। जो भी उसके रास्ते में खड़ा होता सिर्फ वही नुकसान उठाता। उसका नाम सिर्फ एक गैंगस्टर के लिए नहीं, बल्कि एक खौफ का सिंबल बन गया था। इस दौरान रहमान के काम ने उसके अंदर के दिमाग को भी दिखाया। वो अपने दुश्मनों की आदत, कमजोरी और स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझता, और फिर एक परफेक्ट वक्त पर करार करता। सोर्सेस के मुताबिक कभी कभी उसके एक्शंस इतने तेज और इंटेंस होते कि लोग रात भर अपने घरों में छुप के रहते। लोग कहते थे, रहमान के आसपास रहने से पहले 2 बार सोचो, वरना नतीजा भुगतना पड़ेगा। लियारी में रहमान की दिन और रात अब सिर्फ खौफ थी। हर लड़ाई, हर निशाना और हर अनजाना मूव उसको सिर्फ एक शक्तिशाली गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल पावर बना दिया। उसकी हिंसा ने ना सिर्फ दुश्मनों को कंट्रोल किया, बल्कि लोकल लोगों और छोटे गैंग्स के बिहेवियर को भी शेप दिया। और इस तरह लियारी में एक नया दौर शुरू हुआ, जहां गलियों में सिर्फ एक ही चीज चलती है, डर का राज। राजनीति, ताकत और पीपल्स अमन कमेटी। जब गैंगस्टर ने सियासत छू ली, 1999 के आसपास रहमान का राज सिर्फ गलियों और अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं रहा। लियारी के लोकल सियासत में भी उसका दबदबा दिखने लगा। पीपल्स अमन कमेटी, जो शुरू में एक कम्युनिटी और लोगों की मदद का संगठन था, धीरे धीरे रहमान और उसके गैंग के लिए एक सुरक्षा की छाता बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कमेटी उस वक्त के नेताओं और लोकल लीडर्स के साथ एक नाजुक बैलेंस बनाकर चलती। एक तरफ लोगों की सुरक्षा और मदद, और दूसरी तरफ गैंगस्टर्स का दबदबा। रहमान ने इस सिस्टम का फायदा उठाया और अपनी ताकत और गोलियों के साथ सियासत तक अपना राज फैलाया। लियारी के लोग कहते हैं कि रहमान सिर्फ दुश्मनों के लिए खौफ का नाम नहीं था, बल्कि कई लोगों के लिए रक्षक भी बन गया। पीएससी के जाल में शामिल होने से उसके पास रिसोर्सेस, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स और एक तरह की सुरक्षा का लेयर आ गया। रहमान ने समझ लिया कि सिर्फ हिंसा और डर दिखाना काफी नहीं, राजनीति और समझौते भी उतने ही पावरफुल हथियार हो सकते हैं। उसके लिए ये एक नई योजना थी, सिर्फ गलियों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि शहर के फैसले और नेताओं के डिसीजन मेकिंग में भी अपना असर बनाना।
1999 से 2004 2004 तक रहमान की शोहरत और असर दोनों बढ़ने लगे। लोकल नेता और पीएसी के लीडर्स उसके साथ समझौते करते, कभी चुनाव में सपोर्ट, कभी इलाके का कंट्रोल बनाए रखने में मदद। लोग अक्सर कहते थे कि लियारी के इलेक्शंस और छोटे डिसीजंस में रहमान का नाम लिए बिना कुछ डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। वो एक महत्वपूर्ण कारण बन गया था। उसके राज में गलियों पर दबदबा और सियासत में असर दोनों साथ साथ चल रहे थे। एक ऐसा संगम जो आम गैंगस्टर के लिए सिर्फ सपना होता है। लेकिन यह ताकत का दौर हमेशा आसान नहीं था। उसके दुश्मन और राइवल पॉलिटिकल ग्रुप्स हमेशा उसके पावर को चैलेंज करते। रहमान के लिए यह तनाव एक और पहलू था। सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि नेताओं और सामाजिक एक्सपेक्टेशन से भी निपटना पड़ता। लेकिन जैसे ही उसने समझ और चालाकी से चलना सीखा, लियारी में उसका दबदबा और मजबूत हो गया। अब वो सिर्फ एक डरावना गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक सियासी खेल का हिस्सा बन चुका था। लोग कहते हैं कि रहमान का यह दौर एक विचित्र मिलन था। एक ही इंसान में हिंसा, डर और राजनीति की चालाकी। गलियों पर उसका दबदबा और पीएससी के जाल के साथ सियासत में उसका असर। दोनों ने उसको ऐसी स्थिति में ला दिया जहां उसकी मौजूदगी का मतलब सिर्फ खौफ नहीं, बल्कि एक सच्चाई बन गया था। लियारी के गलियों में अब सबको पता था, रहमान के साथ खड़े होना या उससे डरना, दोनों के अपने अंजाम होते हैं। पुलिसिंग और बढ़ती दीवार, रहमान पर इन्वेस्टिगेशन, एनकाउंटर्स और दुश्मनी का घेरा। 2005 के आसपास रहमान के राज ने सिर्फ लियारी तक सीमित रहना बंद कर दिया था। उसकी बढ़ती शोहरत और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ने पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट के लिए उसको सबसे बड़ा चैलेंज बना दिया। कराची पुलिस और रेंजर्स ने उसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया, और रहमान के लिए गलियों में जीना अब और मुश्किल हो गया। उस पर केस और कंप्लेंट्स का सिलसिला बढ़ने लगा, और एनकाउंटर्स का खौफ उसके आसपास फैल गया। उस वक्त लियारी में पुलिसिंग का सिचुएशन भी काफी टेंस था। 2006 के आसपास एंटी गैंग ऑपरेशंस के दौरान रहमान का नेटवर्क तोड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और रेंजर्स ने कई बार उसके लोगों के साथ डायरेक्ट एनकाउंटर्स किए, और लोग कहते हैं कि ये एनकाउंटर्स अक्सर ब्रूटल और खतरनाक होते थे। रहमान के लिए ये एक साइकोलॉजिकल चैलेंज भी था, ना सिर्फ दुश्मनों से बल्कि कानून से भी। 2007-8 के दौरान रहमान की दुश्मनी और भी गहरी हो गई। राइवल्स के साथ साथ पुलिस और टास्क फोर्स भी उसके पीछे पड़ गई। सोर्सेस के मुताबिक उसने अपनी स्ट्रैटेजी को और टाइटन कर दिया। गलियों में एम्बुश, सडन अटैक्स और लुकआउट सिस्टम्स। लियारी के लोग कहते हैं कि हर रात अब सिर्फ गलियों की आवाज नहीं, बल्कि रहमान के जाल और पुलिस के एक्शंस का खौफ भी साथ चलता था। एक तरह से लियारी एक बैटलफील्ड बन चुकी थी, जहां रहमान के सपोर्टर्स और लॉ एनफोर्समेंट दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे। इस दौरान रहमान का नाम सिटी लेवल के लॉ एनफोर्समेंट के लिए भी सबसे डेंजर था। रिपोर्ट्स और विटनेस अकाउंट्स के मुताबिक उसकी दुश्मनी में हमेशा एक कैलकुलेटेड इंटेंसिटी थी। पुलिस के लिए उसको पकड़ना, उसको नेटवर्क को तोड़ना और पब्लिक को सिक्योर करना एक चैलेंज था। लेकिन रहमान ने अपनी कनिंगनेस और स्ट्रैटेजी से अक्सर लोगों को कंफ्यूज किया। लियारी के लोग कहते हैं कि हर एनकाउंटर और ऑपरेशन के बाद उसका नाम और बढ़ता, और लोगों में उसके खौफ का असर और गहरा हो जाता। 2009 के आसपास जैसे जैसे रहमान का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, उसके और पुलिस के बीच का गैप और टेंशन भी बढ़ गया। हर ऑपरेशन, हर रेड और हर एनकाउंटर उसके लिए एक और लेयर थी, जिसमें ना सिर्फ जान का खतरा था, बल्कि अपने नेटवर्क को मेंटेन करना भी एक जरूरी चैलेंज। लियारी के गलियों में अब सिर्फ एक ही चीज घूमती थी, दुश्मनी का जाल, एनकाउंटर्स का डर और रहमान का खौफ। यही फेज था जहां उसकी कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। आखिरी मुकाबला, 9 अगस्त 2009 की रात और रहमान डकैत का खात्मा। 9 अगस्त की रात लियारी के लिए एक ऐसी रात थी जो हमेशा याद रही जाएगी। शहर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे सब कुछ होने वाला हो। रहमान डकैत, जो लियारी की गलियों का राजा और डर का नाम था, उस रात अपने नेटवर्क और सपोर्टर्स के साथ छुपा हुआ था। लेकिन कानून और पुलिस फोर्सेस ने इस दौर को एक अंतिम मोड़ पर ले आने का फैसला कर दिया। कराची पुलिस और रेंजर्स की खास टीम, जिसमें चौधरी असलम का नाम सबसे आगे था, उस रात रहमान के खिलाफ एक केयरफुली प्लान्ड रेड पर निकल गई। रात के अंधेरे में रहमान और उसके लोगों के बीच एक इंटेंस मुकाबला हुआ। विटनेसेस और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मुकाबला एक सिनेमैटिक थ्रिलर जैसा था। गलियों में गोलियां, छुपकर हमले और दुश्मनों का हर कदम सूझबूझ से देखना। रहमान, जो पहले हर चैलेंज को अपनी हिंसा और स्ट्रैटेजी से हैंडल करता था, इस बार भी पीछे नहीं रहा। लेकिन पुलिस और टास्क फोर्स के मेंबर्स की प्लानिंग और इंटेलिजेंस इतनी तेज थी कि रास्ते और निकलने के पॉइंट को कवर कर लिया गया था। लोकल्स कहते हैं कि रहमान के सपोर्टर्स ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसका जाल घिरा हुआ था। हर गोली, हर शाउट और हर मूवमेंट में एक अजीब सा टेंशन था, जैसे वक्त भी रुक गया हो। लियारी की गलियों में एक साए की तरह
सिर्फ दो चीजें घूम रही थी, रहमान और कानून। और इसी रात लियारी के राजा का राज खत्म होने वाला था। अंत में रहमान डकैत को उसके नेटवर्क और जाल के बीच ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी अंतिम मोमेंट्स में भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और चैलेंज का एक्सप्रेशन था, जैसे वो जानता हो कि ये रात उसकी जिंदगी का अंतिम मोड़ है। उसका मरना सिर्फ एक गैंगस्टर के लिए नहीं, बल्कि लियारी के अंडरवर्ल्ड के लिए एक नई कहानी का शुरुआत था। लियारी के लोगों के लिए 9 अगस्त 2009 एक यादगार दिन था, जहां एक डरावना राज खत्म हुआ और गलियों में नए बैलेंस की शुरुआत हुई। रहमान डकैत का नाम याद तो रखा गया, सिर्फ उसकी हिंसा और स्ट्रैटेजी के लिए। वो एक ऐसा इंसान था जो अपनी जिंदगी के हर कदम में डर और ताकत का संगम बनाकर चलता था। 2009 तक रहमान डकैत लियारी अंडरवर्ल्ड का राजा था। उसकी राजनीति में दखल थी और पूर्व प्रधानमंत्री बेंजीर भुट्टो के करीब भी उसे देखा गया था। रहमान खौफ से राज करने के बजाय लियारी के लोगों के दिलों के रास्ते इलाके पर अपना कब्जा चाहता था। उसे लोग रॉबिन हुड भी कहते थे। सामने से वो स्कूल और हॉस्पिटल बनवाता, लोगों की मदद करता, लेकिन उसका गैंग शराब ड्रग सप्लाई के साथ प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने जैसा काम करता था। 2009 में एनकाउंटर में रहमान की मौत हो गई। रहमान डकैत की मौत की वजह भी विवादित थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसे 3 फीट की दूरी से गोली लगी थी। एनकाउंटर में इतनी दूरी से लोग नहीं मरते। यह भी चर्चा थी कि पॉलिटिक्स में रहमान कहीं आगे न बढ़ जाए, इस वजह से उसको रास्ते से हटाया गया था। उसके बाद जैसा मैंने बताया, उसके भाई उजैर बलोच ने गैंग संभाला। तो ये था रहमान डकैत के बारे में। आई होप आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। आई होप आपको कुछ ऐसा सुनने मिला होगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना था, या फिर आप शायद पहली बार रहमान डकैत के बारे में सुन रहे होंगे। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी हैं तो डोंट फॉरगेट टू स्क्रॉल डाउन टू द एपिसोड लिस्ट ऑफ इंडिया अनवील्ड। आपको यहां और भी ऐसी कई कहानियां मिलेंगी। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। I'll come up with a new episode real soon. This is Rakesh, signing off from India Unveiled. Thank you for listening.